अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 8 फरवरी के इंतखाबात के 14 रोज बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है, जहां पंजाब असम्बली के 310 से जायद मुंतखब अरकान ने अपना हल्फ उठा लिया है। 13 माह बाद तहरीक इंसाफ के 97 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पार्लिमानी सियासत दोबारा शुरू कर दी है। वहीं मरियम नवाज की भी नई सियासी इनिंग्स शुरू होने को है। दूसरी जानिब अदालतों, सड़क और मुजाहमती सियासत के एक और राउंड का भी आगाज हुआ चाहता है। मौलाना फजल रहमान और GDA ने बाकायदा तौर पर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दूसरी जानिब इंतखाबात को कलअदम करार देने, इलेक्शन कमीशन के चीफ और मेंबरान की तैनाती और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। IMF के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न लेती नजर आ रही है। जो सख्त टोन कल अली जफर ने इस्तेमाल की, आज उसे बैरिस्टर गौहर खान ने नरम लहजा इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि खत तो लिखा जाएगा लेकिन पाकिस्तान के अवाम पर मुश्किलात नहीं आने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम न रियासत, न आवाम, न हुकूमत, न जमहूरियत मुखालिफ होगी। दूसरी जानिब IMF के कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने एक अहम वजाती बयान जारी किया है कि IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में बयान नहीं देता। खत लिखना सियासी मामला है, इस पर बात नहीं करूंगी। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार करेगी। अब तहरीक इंसाफ में तब्दीली IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक के बयान के बाद आई है या ये वजह कोई और थी इसकी? शेर अफजल मरवत का जो है बैरिस्टर गौहर की अहलियत पर सवाल उठाना और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना क्या इंतखाबात बहाना है और निशाना इसका कोई और है? और नवाज शरीफ जो है वो 9 फरवरी के बाद मुकम्मल खामोश हैं। आज मरियम नवाज की हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की। इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ कौमी असम्बली में बतौर मेंबर कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे और अपने भाई को वज़ारत उज़्मा को वोट देंगे? ये तमाम मौज़ूआत हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले मामले पे लगता है मुस्कुरा दिए। आपके तहरीक इंसाफ का तारुफ भी हो रहा है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तारुफ भी हो रहा है। सर, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ ऐसा मामला कि एक तो जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत ने दायर की है, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें मांगी अपनी प्रेयर में। एक, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जाए। दूसरा, वो कह रहे हैं जी कि ECP मेंबरान का जो तकर्रर है वो उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। और तीसरा, उन्होंने ECP की कमेटी जो काम कर रही थी कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात के हवाले से, उसको भी काम करने से रोका जाए। अच्छा, ये पहली 2 बातों की तो समझ आती है। जो तीसरा मामला है वो कमेटी अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, रिपोर्टों से सबमिट करवा दी है। क्या ये जो कमेटी को काम करने से रोकने वाला मामला है, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस का नाम भी लिया था, तो उन्हें क्या इस बेंच से उठवाने के लिए ये तीसरी चीज़ शामिल की गई है? बेसिकली ये जो आपने बात की है ना, एक तो शेर अफजल साहब ने जो आज पिटीशन दाखिल की है, इस पर कोर कमेटी में डिस्कशन हुआ है और हम चाह रहे हैं कि शेर अफजल साहब के साथ और भी सीनियर लॉयर हों, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई लकूना ना रहे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि उसके साथ मज़ीद भी सीनियर लोग जो है ना, मज़ीद भी हम डाल रहे हैं और भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत फिट केस है। हमारा तो बिल्कुल जितनी भी हमारा तो मुतालिबा सिंपल है और वह है फॉर्म 45, उसके मुताबिक जो है नताइज का ऐलान किया जाए। हमारा तो सिर्फ मुतालिबा ये है कि जो RO ने अपने जो उसका मैंडेट है, जो उसका कानूनी जो जिम्मेदारी थी, उससे उन्होंने इनहराफ किया है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जितनी फॉर्म 45 है, आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो 3 हलके हैं, इसमें फॉर्म 45 में हर एक पे जो है ना तकरीबन 30,000, 40,000, 50,000 जो लीड है। और ये जो MNAs बैठेंगे उधर, वो किस अखलाकियात, किस मॉरलिटी के साथ जो है ना वो हल्फ उठाएंगे, मतलब उसको ख़ुद भी पता है कि उसके पास मैंडेट नहीं है। और इस तरह पंजाब में, इस तरह कराची में, इस तरह बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो है ना, और हमारे पेशावर में जो है ना कोई सर, पाकिस्तान में तो आप किसी को अखलाकी मेयार के ऊपर नहीं किसी काम से रोक सके। जो रोक सकते हैं तो वो एक कानूनी उसका प्रोसीजर होता है। आप सारे शवाहिद लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो आपने पिटीशन दायर कर दी है, तो वो सारे शवाहिद आपके पास इतने हैं कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके हक में फैसला आ सकता है इंतखाबात को लेकर? देखिए, शवाहिद तो हमारे पास बेशुमार है। हमारे पास जितनी भी उसके लिए शवाहिद चाहिए, प्रूफ्स चाहिए,
हमारे पास बिल्कुल है, हम कॉन्फिडेंट है। बस हम सिर्फ इंसाफ की तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अगर इस पूरी जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है, और मतलब बच्चा बच्चा जानता है, अगर कोई नहीं जानता तो शायद फिर तो उसको वो अगर कोई रात को सुबह कह सकती है और सुबह कोई रात कह सकती है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। वो तो हर एक को बच्चे बच्चे को मालूम है कि जिस तरह धांधली हुई है, जिस तरह रिगरेशन हुआ है, जिस तरह जो हुकूमती वसाइल जो है ना तरीके साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, यानी जितना बर्बरियत और जुल्म और इलीगल और इमोरल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम हुए हैं। असद कैसर साहब ये फरमा रहे हैं कि आपको पूरा यकीन, आप कॉन्फिडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको इंसाफ मिलेगा, चूंकि आपके पास शवाहिद काफी ज्यादा हैं। तो बजाय इसी चीज के पे जाने के कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते, वहां पिटीशन करते, आप सारे जब ऑप्शंस हैं एग्जॉस्ट कर चुके होते, फिर आप बाहर पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर देखते, उससे पहले ही IMF को खत लिखना, ये कितना एक ब्लंडर था या गलत एक फैसला था, जिसपे अब कल से अब तक 3 वजाहतें आ चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जाहिर है गलती हुई है तो तब आप वजाहतें ले रहे, प्रेशर आप पे आया, अब एक के बाद एक वजाहतें दे रहे, उसके बाद नहीं, वजाहतें तो कोई नहीं है। हम तो कहते हैं देखिए, इन लोगों ने IMF से एक लोन लिया, IMF की लोन की वजह से इन्होंने जितना आवाम पे जुल्म किया, जितनी जो है ना बिजली की कीमतें में इजाफा किया, गैस की कीमतों में, अशिया खुर्दनोश में, क्या हमारे लोगों में इतनी कैपेसिटी और अभी है खपत के वो मजीद IMF की शराइत बर्दाश्त करे? हम तो कहते हैं कि IMF प्रोग्राम तो आपकी हुकूमत में शुरू हुआ था। हमारा IMF के पास तो पहले आपके फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, मौजूदा जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने तो कंटिन्यू किया था उस प्रोग्राम को ना, शुरू तो आपने किया था। इसमें कोई शक नहीं। हमारी हुकूमत में हमने फैसला किया था कि ये आखिरी IMF के पास हमारा प्रोग्राम होगा। IMF के साथ जो हमारा प्लान्स थे वो उन्होंने नाकाम बनाई, और अभी देख लें कि मुल्क की इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। इन्होंने जो IMF के साथ जो चाहिए तो ये था कि जो IMF के साथ जो इसकी कमिटमेंट थी या एग्रीमेंट थी, आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो बूम कर जाती। इस वक्त जो है ना आप स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन देखे, इस वक्त आप जो है ना एक्सपोर्ट की जो है सिचुएशन देखे, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान जो है मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, और स्टॉक मार्केट तो 1300 पॉइंट का उसमें इजाफा हुआ जब से हुकूमत साजी का मरहला शुरू हुआ। लेकिन सर ये सारी जो बुरी हालात है इसको मजीद खराब ही होनी थी ना, जो आप मुआशी हालात बता रहे हैं। अगर IMF हमें नहीं देता फंडिंग आपके खत के ऊपर, तो फिर तो हालात पाकिस्तान के मजीद खराब होंगे। फिर यानी कि अगर पाकिस्तान जाता है बहरान या डिफॉल्ट की तरफ, फिर उसके जिम्मेदार तो फिर आप होंगे, ये खत जो आप लिख रहे हैं उन्हें। देखिए, हमारा तो सिंपल मुतालबा ये है कि अभी तक जो IMF के साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं उसका हासिल क्या हुआ? सिर्फ ये आवाम की जो है आपने कचूबर निकाल ली आवाम के साथ, यानी एक आम आदमी पे जो कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, आपने उसके ऊपर 15-15, 20-20 हज़ार और 25 हज़ार और 30 हज़ार बिजली की बिल लेके आए, इस तरह गैस के बिल लेके आए। यानी आपको ये रियलिस्टिक होना पड़ता है। आपको सबसे पहले फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए था कि आप एग्रीकल्चर पे फोकस करते, होना चाहिए था कि आप अपने नेचुरल रिसोर्स पे फोकस करते, होना चाहिए था। आपकी गवर्नमेंट भी अगर आती ना आज, तो आपने भी IMF पे सबसे पहले जाना ही जाना था। वो तो पिछली हुकूमत में ये पता लग गया था कि हमने IMF प्रोग्राम में जाना है, कोर में वो सारी पार्टी का इस पर कंसेंसस था। आज आप होते आपको भी जाना पड़ता, उसके बगैर चारा कोई नहीं, वरना हम डिफॉल्ट कर जाते। अब सर मुझे ये बता दें कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई आज कि आज पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया। एक तरफ आप कहते हैं बहुत बड़ी धांधली हुई है, और मैं यहाँ पे खुशगवार हैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इवन GDA प्लान कर रही है कल से असम्बली के बाहर वो एहतजाज करेंगे कि उनका मैंडेट छीना गया। हालांकि वहाँ पे पंजाब की निस्बत मामला थोड़े से रिलेटिवली बेहतर थे, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बड़ी स्मूथली सारा आज इजलास चला। इनिशियली थोड़ा बहुत हुआ और उसके बाद कोई बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग नहीं कर सके। क्या ये तयशुदा एक पॉलिसी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज नहीं करेगी, बल्कि पार्लियामान के अंदर रहते हुए जो अपना किरदार है अपोजिशन का वो अदा करेगी? अब आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे, और असम्बली के अंदर भी अपने नुक्ता नज़र उठाएंगे और आवाज़ उठाएंगे, वहाँ भी अपना केस पेश करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि मुल्क जो है ना, ये जो जिस तरह इन हुक्मरानों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। वैसे आप मुझे बताएं, आप एक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर एंकर है, आपकी भी अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गई माशाल्लाह। ये मरियम नवाज़ जो है ना आज चीफ मिनिस्टर बन रही है, क्या ये इनके पास ही मैंडेट है? क्या इन्होंने जो जिस तरह चोरी करके मैंडेट को, हमने बाकी चोरियाँ तो ये करते रहे हैं, अभी वोट चोर भी बन गए हैं। यानी मैंडेट की जिस तरह उन्होंने तौहीन की,
फिर हमारे लोगों को भी अपने साथ मिलाया। एक तरफ जो है ना फॉर्म 45 पे एक हो, थोड़ा बहुत जो है ना कानून हरकत में इंसाफ हो, तो इसके पास कोई सीट नहीं रहनी है। ये वफाक पे तो टोटल उन्होंने 23 सीटें दी हुई हैं। अगर 23 सीटों पे ये मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म अपने आप लोग कराएगा तो इसको तो शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से उसी तरह से जिस तरह से आपके नीचे कासिम सूरी साहब जो हैं वो डिप्टी स्पीकर रहे एक स्टे ऑर्डर के ऊपर पूरे 5 साल, सॉरी 3.5 साल। देखिए जो गलत हुआ, मैं उसके बारे में जो आपने कासिम सूरी की बात बताई है, कासिम सूरी के बारे में क्या रिपोर्ट्स थी, क्या उसके बारे में, अच्छा एक कासिम सूरी को आप सामने रखते आप देखें कि पूरी की पूरी नहीं, वो तो कह रहे हैं ना हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्कुल उल्टा है। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है ना, एक तरफ जो है ना फॉर्म 45, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि फॉर्म 45 में एक रिजल्ट, ये फॉर्म 45 किसका है? ये तो हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो कोई बाहर से नहीं है, इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स है ना। अगर इनके डॉक्यूमेंट्स है, इस पे तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी की जो दस्तखत है, आपके जो ऑफिसर है उसके दस्तखत है, और इसके बावजूद आप इसको नहीं मानते। पाकिस्तान के सामने भी ये फॉर्म 45 रखेंगे भाई, ये फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक हम जीते हुए हमारे हक में फैसला किया जाए, यदि वहां का मेन डिफेंस फॉर्म 45 ही होगा ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हमारी लीगल टीम जो है ना बेहतर समझती है, उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे इस बात पे अफसोस है कि आप लोगों को पता है, आपको पता है, आप समझते हैं। ये देखिए, अगर आप लोग अपने ज़मीर की भी बात करें, मैं समर साहब आप बहुत अच्छे आदमी है, बहुत डिसेंट आदमी है, ये सिर्फ ये मेरे साथ मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप लोग जीत रहे थे इंतखाबात, मेजॉरिटी सीटें आप लोग जीत रहे थे, बाद में फॉर्म 47 में नतीजा हो रहा है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ ना सर, वही बात जो आप कर रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूँ। तो यही आपका मेन डिफेंस होगा आपका। अगर मुल्क में जाली हुकूमत बनती है, जाली कैबिनेट बनती है, जाली वजीर आजम आता है, उसके पास क्या अथॉरिटी होगी, क्या मॉरलिटी होगी, क्या दुनिया के साथ वो मामलात करेगा। मैं इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखे अवाम की मैंडेट की तौहीन करे। नवाज शरीफ क्या कहते थे मुझे बताएं, आपको अभी नारा आप भूल गए, कोर्ट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत दे रहे हैं, ये तो रसवा कर रहे हैं वोटर को। जिस तरह मरियम बीबी, जिस तरह आपने कहा एहतजाज नहीं होगा, जो पंजाब में पुलिस ने जुल्म किया है, और ये आईजी और ये चीफ मिनिस्टर, ये दोनों रिस्पांसिबल है इसके। तो आप लोग फिर इन्होंने तो मतलब अपने लोगों के साथ सही। अच्छा सर, मुझे सवालात काफी ज्यादा है, मतलब टाइम बड़ा कम रह गया। असद साहब, माज़रत ख़्वाह, जरा आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि हम ये आप ये करेंगे सारा कुछ, मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ। मुझे ये बताएं सर कि क्या वजह है कि अली जफर साहब जो है अब उन्हें चेयरमैन लाया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे बतौर चेयरमैन। अगले इलेक्शन में आपका कैंडिडेट चेंज क्यों हो गया है? 5-6 महीनों में ही जो है गौहर खान साहब जो है उनकी जगह पे ला रहे हैं आप अली जफर साहब को। शेर असद मरवत तो ये कह रहे हैं कि वो अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे, क्या ऐसा ही है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। बैरिस्टर गौहर एक डिसेंट आदमी है, बेशक वो नया था, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात में जो है ना जितना वो कर सके वो कर सका। और ये अभी चूँकि एक आर्जी अरेंजमेंट थी, और अभी ये जो भी है आर्जी अरेंजमेंट है, अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो रहा है, इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खान साहब जेल से निकलेगा तो हम एक बाकायदा एक फुल प्लेज इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, और हम आवाम की जो मतलब वर्कर है उसकी जो ख्वाहिश होगी कि वो जिसको लीडर चाहते हैं वही लीडर होगा। ये पार्टियों में जो बादशाहत है, ये बादशाहत ख़त्म होनी चाहिए। ये पार्टियाँ तब पार्टियाँ होंगी जब इसमें आवाम की इज़्ज़त होगी, जिसमें वर्कर की इज़्ज़त होगी, जिसमें आवाम को जो है ना ये मौका मिलेगा कि वो पार्टी के अंदर भी अपनी लीडरशिप चुने, जिस तरह दुनिया में है, तब जमहूरियत होगी। इसलिए तो मुल्क में लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत तो इसको कह नहीं सकते, ये तो डिक्टेटरशिप से भी बदतर है। इसको तो आप तो सर आप जिस इलेक्शन को जाली कहते हैं, उस इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली भी फिर ज़ाहिर जाली हुई, तो उस जाली असम्बली का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, हल्फा उठा रहे हैं वहाँ पे पंजाब में। आज आपने उठाया, कौमी असम्बली का भी उठाएंगे? बिल्कुल, हम एज ए प्रोटेस्ट जाएंगे और एज ए प्रोटेस्ट हल भी उठाएंगे। देखिए हम तो ये जो हमने पिछला किया था, हमने उस एक्सपीरियंस हमारा ठीक नहीं था, हम समझते हैं कि हमें असम्बली में बैठ के जो है मुकाबला करना चाहिए, एज ए प्रोटेस्ट होंगे। ठीक है।
बहुत शुक्रिया साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। असद कैसर साहब का कहना है कि असेंबली का हल्फ उठाएंगे लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए भी अपना एहतजाज किया जाएगा और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के लिए आज बड़ा दिन है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज पंजाब असम्बली की रुकन बन गई हैं। उन्होंने आज हल्फ उठा लिया है और वो पंजाब की वज़ीर आला पहली बनने जा रही है खातून वज़ीर आला। और ये शरीफ फैमिली के लिए और PMLN के लिए एक बड़ी ये एक खास मौका है उनके लिए कि मरियम नवाज अपनी सियासी इनिंग्स का बाकायदा तौर पर अमली सियासत का वो आगाज़ कर रही है, पार्लिमानी सियासत का। लेकिन इसमें आगे चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए होंगे। मियाँ नवाज शरीफ का इस सारे मामले में क्या रोल होगा आगे के लिए, चूँकि आज भी मियाँ नवाज शरीफ नहीं थे असम्बली के अंदर, बाकी साग डार बाकी लोग वहाँ मौजूद थे। और क्या मियाँ नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ को वोट देने आएंगे, नेशनल असम्बली में हल्फ उठाएंगे MNA का, उनका रोल क्या होगा आने वाले दिनों में, सियासी रोल उनका क्या होगा। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की वजारतों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी कब तक जो है वो वजारतों से बाहर रहेगी, काबीना से बाहर रहेगी, कब तक काबीना का हिस्सा बन जाएगी। और इसके अलावा जो IMF वाला मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के हैं और नौ मुंतखब मेंबर असम्बली भी है। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हनीफ भाई साहब ये बताएं कि मरियम नवाज ने आज अपनी सियासी इनिंग्स का पार्लिमानी इनिंग्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है। मेंबर असम्बली बन गई हैं, आज से उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है और वज़ीर आला भी एक दो तीन रोज़ तक बन जाएंगी। लेकिन इस बड़े मौके पर आज मियाँ नवाज शरीफ का वहाँ मौजूद ना होना काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने हर जलसे में अपने बाद मरियम नवाज को तकरीर करवाई, उन्हें यहाँ तक पहुँचाने वाले मियाँ नवाज शरीफ, एक बड़ा दिन होता है, लोग आते हैं आके देखते हैं अपने बच्चों को, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के वहाँ से गायब होना ये क्या मामला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मियाँ साहब मरी में थे, वहाँ से स्पेशली लाहौर गए, वहाँ से फिर घर से रुखसत किया दुआओं के साथ, और कोई इतनी बड़ी मैं कहता हूँ कि इसमें बात नहीं है। और एक तवील जद्दोजहद है मरियम नवाज साहबा की। आपने ख़ुद देखा होगा, ख़ास तौर पे पिछले 20 साल तो मैं ख़ुद देखता रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली भी चीज़ों को देखा, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो जेल की तकालीफ, और मुझे तो सबसे वो वक्त याद आता है, और उस वक्त तो मुझे मालूम भी नहीं था कि मरियम बीबी जो है वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी। जब वो कैद में थी, आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले 4 लोग जेल में थे पार्टी के। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एक मरियम बीबी, एक कैप्टन सफदर और एक मैं, चार लोग थे और एक ही जेल में थे। और हमारी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहती थी। उनकी मुलाकात के दिन उनसे मुलाकात, मेरी मुलाकात वाले दिन मुझसे मुलाकात। फिर इसी तरह जब बेगम कुलसूम साहिबा की डेथ हुई है तो 3 वो लोग थे और चौथा मैं था। जो मरियम बीबी के सेल के बाहर थे उनमें से मियाँ नवाज शरीफ साहब और कैप्टन सफदर और तीसरा आपका ये भाई था। तो रात के 1:30-2 बजे के वक्त मैंने उस वक़्त भी मरियम बीबी को देखा, और आज जब मैं उनको हलफ उठाते हुए देखा है तो मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर थी। मियाँ साहब ने तो घर से रुखसत किया, लेकिन उनकी वालदा मोहतरमा भी मौजूद होती तो आज उनको दिली खुशी होती। साहब मरी से लाहौर तक आ गए, लाहौर से अगर असेंबली भी चले जाते तो माहौल कुछ और होता। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी तक वो उसी यानी कि शौक में है कि नहीं, कोई शौक में नहीं है। देखें आप देखें समर, एक बात ज़हन में रखें कि हर घर का एक बड़ा होता है, और इस घर का बड़ा जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। उन्होंने ही मरियम बीबी को नामजद किया है वज़ीर आला, उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया वज़ीर आज़म। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में होना, और इस वक्त पाकिस्तान जो अदम इस्तेहकाम से, सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है, ख़ास तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे पहले है, नंबर 1 पे है। उसको अगर कोई एड्रेस कर सकता है इस पाकिस्तान के अंदर तो वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात है। उसकी मिसाल है कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने तमाम रीजनल पार्टीज़ के जितने हेड हैं उनको अपने छतरी के नीचे ले लिया, यानी पाकिस्तान की छतरी के नीचे आ गए। मैं नाम ले देता हूँ, अख्तर मेंगल साहब हैं, अचक जई साहब हैं, पगाड़ा साहब हैं, उनके साथ और सिंध की जो पार्टीज़ हैं। तो इसलिए ये आप ये ज़हन में रखिए कि जितने फ़ैसले हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ, और फाइनल डिसीजन मियाँ नवाज शरीफ साहब का होता है। ऐसा क्या है वो 9 फरवरी के बाद बिल्कुल जो है वो
मंजर आम से गायब है। नहीं, मंजर आम से गायब नहीं है। देखे ना, एक किसी शौक में तो नहीं, आप ये बेफिक्र हो जाए। आप उनकी तस्वीर मरी की भी देख रही हैं। बंदा शौक में हो तो मरी नहीं जाता सैर करने के लिए। और मियां नवाज शरीफ को देख रहे समर, आपने नहीं देखा मियां नवाज शरीफ को। मैं अगर आप इजाजत दें 2 मिनट दूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि जेल में जो मैंने देखा ना, फिर वही मिसाल आ जाती है जब कुलसूम बीबी की डेथ होती है, तो आप यकीन माने कि हौसले का एक पहाड़ मैंने देखा है मियां नवाज शरीफ को, हौसले का पहाड़। इसी तरह जेल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है, कोई माई का लाल 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनका इखलाक और उनका लोगों के साथ रवैया आम, जो वार्डन था, वार्डन से लेके सुपरिटेंडेंट और हर शख्स के साथ, मैं कहता हूँ कि कमाल था, क्लास था। वो उनके नर्व्स बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने आज नहीं देखी ये मुश्किलात, उन्होंने 99 से देखना शुरू की। मुश्किलात तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तवक्कुआत होती है बंदे की ना। ज़ाहिर वो आए, बरतानिया से पाकिस्तान आए, सारा कुछ हुआ, सजाएं खत्म हुई, एवरीथिंग, वो सब कुछ हो गया, लेकिन एंड पे जाके फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। ये एक सारा जो है नहीं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर अपने लिए बनने नहीं आए थे, ये आप ज़हन में रखें। वो इस मुल्क और कौम के लिए नहीं। देखे ना, 3 दफ़ा मुझे अगर आज आप कहेंगे जी आपने क्या बनना है क्या नहीं बनना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो हम डिलीवर कर चुके हैं, आप खुद देखें रावलपिंडी के अंदर, तो आप इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? कोई आसमान से सितारे तोड़ के ले आएंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताया हनीफ अली साहब के मियाँ साहब असेंबली में हल्फ उठाने के लिए आएंगे, कौमी असेंबली में? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। क्यों नहीं आएंगे? ये कैसे हो सकता है? उम्मीद है या यकीन है? नहीं, यकीन है, इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह आएंगे। तो यानी वोट भी कास्ट करेंगे शहबाज जी? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जी? क्यों नहीं करेंगे? सही है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त उनका रोल आगे क्या होगा? उनका रोल एक बड़े का रोल होता है। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना, जो मेच्योरिटी के उस आलम पे है जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान का कोई लीडर भी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला वो इस पाकिस्तान में, मैंने 2 आपको इशू बताए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम। उसमें सबसे बड़ा रोल अगर पाकिस्तान में किसी का होगा तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होगा। और शहबाज शरीफ साहब की अंत तक जो मेहनत है शहबाज शरीफ साहब की, जो पहले भी रंग लाई है और अब भी रंग लाएगी इंशाल्लाह। उन्होंने मियाँ साहब ने कोलिशन के लिए किसी से खुद रब्ता नहीं किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने शहबाज साहब का नाम लिया और उनके हवाले कर दिया सारा कुछ। तो आपको बात कर सकते थे ना वो। फाइन देखे ना, सारी चीज़ों के पीछे मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। हो सकता है जरदारी साहब से भी उन्होंने बात की हो, MQM से भी उन्होंने बात की हो। तो सवाल करो, लेकिन सामने आने में क्या बात है? आप सामने देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि एक इतने पाए का लीडर जो है वो बैठ के अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से देखेगा ना। वो मेरे और आपके हिसाब से नहीं, मैं उन्हें कहूँ जी रहेंगे पाकिस्तान में फवारा चौक में आ जाएं जी हाँ जी, मैं उन्हें कहूँ जी आप आ जाएं जी, मैं तो असेंबली चौक में आ जाएं। असेंबली की गल तो मैं तुहानू दस रहा कि आएंगे ना, ये पिंड प्या नहीं उचक्के पहले वाली गल ना करो। ये बताएं कि बरतानिया तो नहीं जा रहे रहेंगे पाकिस्तान में? इंशाल्लाह। देखिए, आप बरतानिया कोई खुशी से गए थे, देखें कोई खुशी से जेल गए थे, खुशी से बेटी उनकी जो है गिरफ्तार हुई थी मियाँ नवाज शरीफ के सामने से। देखिए, अपना दर्द इंसान बर्दाश्त कर सकता है, अपना दुख बर्दाश्त कर सकता है, अपनी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई माई का लाल अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ माँ बाप जो अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद का दुख और दर्द दे सके। बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ का मामला चल रहा है, इंतखाबी धांधली वाला, वो ये मुतालबा कर रहे हैं इंतखाबी धांधली की तहकीकात करवाई जाए, ऑडिट करवाया जाए फॉर्म 45 के बारे से। तो IMF वाला जो मामला, उन्होंने कहा जी हम खत लिख रहे हैं, बल्कि खत लिख भी दिया है। इस पर IMF को खत लिखना ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, नहीं लिखना चाहिए। हमारा इंटरनल एक मामला है, हमें उससे इंटरनली डील करना चाहिए। लेकिन जो मुतालबा तो उनका जायज़ है कि कैसे तहकीकात होनी चाहिए। मैं बाद में जायज़ वाली बात करूँगा। पहले मैं जो कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की एक साजिश है, जिसमें कुछ पॉलिटिशियन और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, वो इस मुल्क को शाम, लीबिया और इराक की हालात की तरफ धकेलना चाहते हैं। और ये आलमी एजेंडा है। उस आलमी एजेंडे का जो इस वक्त आला कार बन रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है। ये वो लोग हैं जो अपने इक़्तिदार की खातिर, जिन्होंने कहा हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, बैंकों के ज़रिए पैसा ना भेजें। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजली के बिलों को जलाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा टैक्स ना दें। अब ये वही लोग हैं जो अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे, आज अमेरिका से कह रहे हैं कि वो आए और इंटरफेयर करें। किस में? कि जी धांधली हुई है। आज देखें, अपने इक़्तिदार की खातर वो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की उन्होंने।
जब कहा कि हम IMF को ख़त लिखेंगे, या लिख भी दिया होगा। अब आप देखिए इनके नज़दीक पाकिस्तान अजीज है इनको, यार उस पे वजाहत अपना इक़्तिदार नहीं, कोई वजाहत नहीं उस पे कि भाई हमने कोई वजाहत नहीं, समर फंडिंग करें लेकिन साथ आप शुरू कर दें समर ये कोई और मुल्क है, कभी हिंदुस्तान ने इजाजत दी है, कभी बांग्लादेश ने, मैं यूरोप के किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, सही है, कभी श्रीलंका ने इजाजत दी है, कभी श्रीलंका, हम एक ही जैसी जमहूरियत वाले हैं ना, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कभी उनके लोगों को जो हारे या जीते, कभी उनमें से किसी ने कहा कि अमेरिका हमारा आके फैसला करे, कभी उनमें से कहा किसी गैर मुल्क को कि आए इंटरफेयर करें, कभी उनमें से किसी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है कि इस इमदाद को रोक दें जो मुल्क की तरक्की का बायस बनती है या बनेगी। कहने से मुराद ये है कि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि उनको इक़्तिदार ज़्यादा अजीज़ है इस पाकिस्तान से। मुझे ये कहने में कोई दूसरी राय नहीं है मेरे यहाँ कि ये बिल्कुल एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए IMF को खत लिखना वो चीज़ गलत है ज़रूर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है की तहकीकात कराना तो यार सुने ना समझ, ये ठीक है कि आप किसी गैर मुल्क को कहें कि वो आए और पाकिस्तान में धांधली हमें जिताए, हमें जितवाए। धांधली की जो आप कह रहे हैं उसका भी मैं जवाब देता हूं। ऑब्जर्वर्स भी आते हैं EU के। हाँ तो मेरी बात तो सुने ना, देखिए ना अब ये कैसा तरीकाकार है कि आप पूरे KPK के अंदर जीत गए तो वहां आप धांधली का नहीं शोर, वहां भी तो धांधली का शोर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि धांधली है वहां पे, ठीक है नहीं, वहां दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं धांधली है। मीठा मीठा हाफ पाप और कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह नहीं चलता। इस मुल्क को अगर आप मुल्क के खैर ख्वाहें, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, ये तो नहीं हो सकता कि दोबारा इलेक्शन होने जाए, और ये भी नहीं हो सकता कल कोई AC उठे, कल कोई मेरी जमात से उठ जाए जो हारा हुआ हो, सुने ना, कल किसी और जमात से उठ जाए, वो कहे जी तहकीकात कराएं। इसके दो तरीक़ाकार होते हैं तहकीकात के। मेरे खिलाफ जो पिटिशनर था ना मेरे खिलाफ, वो पहले गया हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, उन्होंने कहा जी आप जाएं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन गया, खारिज होगी उसकी पिटिशन। अब उसके बाद दो रेमेडी थी, एक है ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा, एक वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सही। इसी तरीक़ाकार को देखे ना, मुल्क चलते हैं आइन के तहत, कानून के तहत, हम उसको फॉलो करेंगे कि ख्वाहिशात को फॉलो करेंगे। अगर ख्वाहिशात को फॉलो करना है तो जाएं। मैं तो आपके मैसेज देना चाहता हूं तमाम खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने एक एजेंडे के तहत इंस्टीट्यूशंस को निशाना बना रहे हैं। देखिए एक नहीं, अब समझने वाली बात समझ, कौन से इंस्टीट्यूशन को सर वो नहीं मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं धांधली हुई तो वो भी नहीं, मैं वो अर्ज कर रहा हूं ना, तो उसके फोरम है ना, उसके फोरम है ना, तो करवाए ना इसकी। मैं तो नहीं करवानी ना, उसने पिटीशन लेके जानी है ना, पिटीशन लेके वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अदालतें मौजूद है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सुन लेना यार, और चीफ जस्टिस के साथ, फिर उसके बाद अपने इंस्टीट्यूशन फौज के ऊपर, ये हम एक पूरे एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और मैं जो काम कर रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ ना सबर, आप इस स्टूडियो में बैठ सकेंगे ना मैं अपने घर में बैठ सकूंगा। अगर स्वात वाले हालात पैदा हुए और ये मार्गला की पहाड़ियों पे लोग खड़े हुए, तो फिर मैं सो कॉल्ड उन अपनी माओ बहनों और बेटियों को भी मुखातिब हूँ कि फिर देख लीजिएगा कि आप आज़ादी के साथ किस शॉपिंग मॉल में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें कि अब पीपल्स पार्टी का क्या स्टेटस होगा? वो आपके साथ सिर्फ इत्तेहादी चलेंगे? मेरी इत्तला है, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो जो पहली एक्सटेंशन होगी काबीना की, उसमें वो शामिल हो जाएंगे, कैबिनेट कैसा बन जाएंगे। अच्छा, मेरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं, मुझे पार्टी की ख्वाहिश का तो पता नहीं है ना, मैं उसको, मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश बताऊँ। हाँ। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, वो उस पर फोकस करें और वहाँ भी अपनी ज़ात पे फोकस ना करें, वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। आज हमें इन पोर्टफोलियो से बालातर होकर, मैं कल शहबाज शरीफ साहब से बात, सुन लेना, शहबाज शरीफ साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये कोई रेवड़ियाँ भी नहीं है कि हम बांट दें, और दूसरी ये भी है कि इस वक्त हमें अपने जान माल और मन धन से ऊपर होकर हमने इस मुल्क के अंदर डिलीवर करना है। मेरी ख्वाहिश ये है कि वो हमें मरकज़ के अंदर डिलीवर करने दें, वो हमें डिलीवर करने दें, वो आराम से सिंध में डिलीवर करें, जो बाकी उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर फोकस करें। हम उनके अलावा कंफर्टेबल होंगे नेशनल असेंबली के अंदर, कैबिनेट के अंदर। साथ आगे फिर कंफर्टेबल नहीं होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फिर हमारे पास भी एक्सक्यूजेज होंगे ना। हाँ। हमारे पास भी एक्सक्यूजेज होंगे, यार हम तो फिर चला नहीं सके, कर नहीं सके। अब हमें करना है, ठीक है, हमारी पार्टी ने अब डिलीवर करना है, ठीक है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, ना हमने बहाना ढूंढना है। वज़ारतें वगैरह को फाइनलाइज हुई है कोई चीजें? आप किस आ रहे हैं मिनिस्ट्री में, या अच्छा मैं खारजा कौन आ रहा है, दाखिला कौन आ रहा है? मुझे समर कभी भी
मेरी लीडरशिप भी सुन रही होगी, मेरे कारकुनान भी और मेरे भाई दोस्त भी। मैं कभी पोर्टफोलियो के पीछे नहीं भागा, लेकिन जो मेरे जिम्मे काम लगा है वो मैंने करके दिखाए हैं। आप रावलपिंडी में गए हैं, आप पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में गए होंगे, आप इस्लामाबाद, अब ये 7th आपकी ख्वाहिश क्या सुना है वजीर दाखिला वाली? नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश उस पर डिलीवर कर सकते भाईजान, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे लीडरशिप जो मेरी ड्यूटी लगाएगी, जितनी लगाएगी, मैं उतना काम करके दूंगा। थैंक यू सो मच हनीफ भाई साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की, जिनका ये कहना है कि अगर नून लीग अकेले ही होती कैबिनेट के अंदर, पीपल्स पार्टी नहीं होती, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। वो अगर आते तो फिर ज़रा कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम खुंडी साहब। खुंडी साहब, ये बताएं कि अहम ओहदे ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं, जिनमें से सदर मुमलिकत का तो फाइनल हो चुका है कि आसिफ अली जरदारी आ रहे हैं। बाकी ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के लिए कौन आ रहा है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सुना नाम आ रहा है, और गवर्नर केपी का बताइएगा कि उसमें आपका नाम चल रहा है कि आप आ रहे गवर्नर केपी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक फार्मूला तय हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, जिसमें जो हमें मिलना है वो डिप्टी स्पीकर और जो है चेयरमैन सेनेट और 2 सूबों की गवर्नर पंजाब और KP की, और प्रेसिडेंट तो हमारे पहले दिन से उम्मीदवार हैं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब मजबूत उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी ने भी फैसला करना है। और इसी तरीके से पंजाब और जो पंजाब और KP के जो गवर्नर हैं, उनका पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो किन को जो है वो। जरा से खबरें तो मुख्तलिफ चलती रहती हैं, फलाह बन रहे। वज़ीर आला सिंध का फैसला तो हो चुका है, वज़ीर आला बलूचिस्तान का फैसला नहीं हुआ अभी तक। देखिए, वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी मजबूत उम्मीदवार हैं 2-3, उनमें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसका भी फैसला हो जाएगा कि कौन। और मजबूत उम्मीदवारों में जो है वो अली मदद जतक हो गए, सरफराज बुगटी सबसे फेवरेट चल रहे मेरे ख्याल से, सनाउल्लाह ज़हरी हैं, और चौथा नाम जो है वो ज़हूर बुलैदी साहब का है। बुलैदी साहब भी हैं, सादिक इमरानी साहब भी हैं, तो 4-5 नाम चल रहे हैं। पार्टी लीडरशिप सबको का नाम देख के उसको फैसला करेगी उन्होंने किसको जो है वो ये टास्क देना है। एक फैसले में आपकी ताख़ीर ज़रूर है, वो शायद वजारतों में आने का, यानी काबीना में शामिल होने के हवाले से है। वो शायद इरादा है, लेकिन वो फैसला अभी तक उसका नहीं हुआ। वो आगे चल के जो पहली एक्सटेंशन होगी, और गालिबन मुझे लगता है जब पीपल्स पार्टी काबीना कैसा बनेगी तो आसिफ अली जरदारी ही उनसे हल्फ ले रहे होंगे काबीना का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई फैसला नहीं किया कि हम काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। आपके जराये से खबरें चलती थी, मीडिया में मुख्तलिफ जराये से खबरें चलती थी। मैं तो अपनी खबर पे कायम हूँ आज भी कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी। जो पहली तोसी होगी काबीना की, उसमें वो हल्फ उठाएंगे वजारतों का। ये तो आपकी खबर है ना, लेकिन मैं इसकी जो है तस्दीक कर रहा हूँ। CC ने फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं। तरदीद कर दें आप, तरदीद कर दें कि नहीं आ रहे हम काबीना में नहीं है। और 3-2 का फार्मूला भी आप लोगों ने पेश किया मीडिया के जरिए। आपकी जमहूरी है कि आप करें, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला डिस्कस ना होना, काबीना डिस्कस हुई। वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमें कहा गया था कि 3 साल पहले आप ले लें, अगले 2 साल पहले 3 साल नून को दे दें, अगले 2 आप ले लें। ये तुमने कहा हमें कहा गया था। नहीं कहा गया था, लेकिन हमारी CC ने इसको रिजेक्ट किया था, और वो जो कमेटी की थी उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया कि हमें इस चीज का मैंडेट। तो ज़रा हम वही खबर देते जो कहीं ना कहीं बात हुई होती है खुद से, तो हम ज़रा कोई खबर बनाते नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले हनीफ अब्बासी साहब थे हमारे प्रोग्राम में। आपका हक बनता है कि आप खबर दें, हमारा हक बनता है कि उसकी तस्दीक या तरदीद करें। सही है, और इस खबर की आपने तरदीद नहीं की, आप तायद भी नहीं करे, तरदीद भी नहीं करे, तो ये बड़ा मानी खेज है। बाय द वे, अभी कुछ देर पहले देखें, नहीं आप गलत तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा है उठाएंगे, पहली एक्सटेंशन में पीपल्स पार्टी के वज़रा हल्फ उठाएंगे नहीं काबीना की पहली तोसी में। फिलहाल कोई ऐसा जो है कोई ऐसा प्रोग्राम हमारा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आगे के मामलात की अगर हम बात करें, हनीफ अब्बासी साहब कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में थे, PMLN के रहनुमा, मुझे कहते हैं हम कंफर्टेबल होंगे कि अगर पीपल्स पार्टी हमारी काबीना में ना आए। वो काबीना कैसा बनेंगे तो शायद फिर हम उस तरह कंफर्टेबल ना रहें। देखिए, अच्छी बात है कंफर्टेबल, हम भी चाहते हैं वो कंफर्टेबल हो। अब उनके पास मैं समझता हूँ कोई बहाना नहीं है। अब वो अकेले हुकूमत कर रहे हैं, शायद MPM को वजारतें दें, और जमाते हों, और इनको फैसले करने का भी हक है, सब चीज़ का हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये हक है कि वो तनकीद पर इस्लाह करेगी, तनकीद पर। जी। तो मुझे ये बताएं कि आगे ज़ाहिर है प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा धांधली के खिलाफ। आज कल जब आपकी सिंध असम्बली में हल्फ हो रहे होंगे तो वहाँ GDA ने एक प्रोटेस्ट प्लान किया सिंध असम्बली के बाहर, और सेंटर में भी जब आप लोग हल्फ लेंगे यहाँ पे भी, यानी जब मेंबर असम्बली का मैं बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह प्लान हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब प्रोटेस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तहरीक साफ कर रही है, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी प्लान कर रही है। काफ़ी जो इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एहतजाजी मुजाहरे का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी? उनका जमहूरी हक है जो है वो उस पर एहतजाज करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद कोई रिजर्वेशन होगी, लेकिन हम सबूतों के साथ अगर होगी तो सबूतों के साथ हम पेश करेंगे कि मेरी रिजर्वेशन है। जी जी। पीटीआई तो खुद है नहीं, पीटीआई तो मतलब है कि मैं पीटीआई तो नहीं कहूँगा। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या देते हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो अब जो है वो एहतजाज करती है। देखिए एहतजाज बिल्कुल आप करें, लेकिन आप सबूतों के साथ है कि हमारे साथ यहाँ पर धांधली हुई है, ये जगह पे धांधली हुई है, इस तरीके से हुई है। तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर रहेगा बनिस्बत कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दें। अब मौलाना फजल रहमान तो हारे खैबर पख्तूनख्वा में है और चीफ जो है वो सिंध में रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जो है जिस तरीके से उन्होंने एक सियासी क़यामत की निशानी है कि पीटीआई और जो है जे वो इकट्ठे बैठ गए थे और चीज़ें ठीक है, जमहूरियत है, सियासत है, जिसे वो बैठे हैं, उनको मुबारक हो। तो जब ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जब हल्फ उठा रही होगी, आप लोग भी वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, हम प्रोटेस्ट करने का कोई इरादा हमारा नहीं, कोई इरादा नहीं है प्रोटेस्ट का। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बता दें कि आगे का पीपल्स पार्टी का लाएअमल क्या है? जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैंपेन के दौरान किए थे कि उनकी हुकूमत में कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा, तो क्या आप मेक श्योर करेंगे कि जो हुकूमत आपके वोटों से बन रही है उस हुकूमत में भी कोई सियासी कैदी ना हो? हमारी पूरी कोशिश होगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। इस किस्म की विक्टिमाइजेशन जो है हमें नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हाँ, अगर कोई ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन हैं उसके ऊपर जो बिल्कुल कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये बता दें कि धांधली की तहकीकात के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बाकी जमातें मुतालबा कर रही हैं, तो कोई तहकीकाती कमीशन वगैरह को बनेगा? वो तो IMF को खत लिखने तक पहुंच गए, भाई यहाँ पे हमारी सुनी नहीं जा रही बात। देखें, अब डिपेंड करता है कि क्या करता है। कल भी उन्होंने अपने बयान से जो है वो फिर गए, उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद वो फिर गए बयान से, और फिर जो है पहले भी इन्होंने देखें इलेक्शन में होती हैं, आप इलेक्शन हारते भी हैं जीतते भी हैं, लेकिन आप अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क की जिस सूरत से गुजर रहा है, पिछली दफ़े भी IMF को इन्होंने बजट के हवाले से चीज़ें लिखी कि ये बजट ना हो, और मुल्क के अगर आप इलेक्शन हारे हैं तो उसमें मुल्क का क्या कसूर है, उसमें रियासत का क्या कसूर है। आप उनके खिलाफ पहले भी अपने लेटर्स लिखे कि आप इनको IMF वालों को कि आप इसके साथ डील ना करें, ये ना करें, वो ना करें, और मुल्क को नुकसान दे रहे थे। ऐसे कमीशन बन तो जाना चाहिए कुंडी साहब, वो पार्लिमानी कमीशन बन जाए या कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, कम से कम तहकीकात तो होनी चाहिए ना। मुल्क में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उस पर तहकीकात अगर हो जाए तो क्या मजाक है इसमें? देखें, उस पर जो है वो बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, सबूतों के साथ अगर आए तो बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, अगर सबूतों के साथ ना आए तो फिर तो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं, आईनी ओहदों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है, तो एक और अहम ओहदा है वो है चेयरमैन PSC का। इत्तलात है कुछ के खुर्शीद शाह चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आ रहे हैं, इज दैट ट्रू? नहीं, इसकी मैं बिल्कुल तस्दीक नहीं कर सकता। PSC के चेयरमैन जब असम्बली आएगी उसके बाद फैसले हुए कमेटी किसके पास जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं इसका ये नहीं कह सकता कि खुर्शीद शाह साहब है या कौन है इस पे PSC के चेयरमैन। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या रोल होगा अगले सेटअप के अंदर? वो सिर्फ MNA रहेंगे और सारी चीज़ों को जो है वो उस पर एक चेक रखेंगे, या कोई अमलन कोई रोल इसके अलावा भी वो लेंगे अगले सेटअप के अंदर? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनका एक रोल होगा, अपनी वॉच करेंगे जितने भी हमारे मतलब है कि हुकूमतें हैं, या अपनी पार्टी को जो है वो मोबिलाइज करेंगे, अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, जो है वो सारा कुछ मतलब है कि मैं समझता हूँ कि वो बैठ कर जो है पार्टी को फुल टाइम देंगे, और उसमें जो है वो पार्टी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जहाँ पर हमारी हुकूमत भी वॉच करेंगे, और पूरे चारों सूबों में वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे और अपनी पार्टी की रिप्रेजेंट करेंगे, और अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, ताकि अगले इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी में हो। कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा तो नहीं आ रहे ना? नहीं जी, कोई नहीं। चले, थैंक यू सो मच फैसल करीम कोंडी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।